अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शानज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने लगे हैं जी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। पिछली वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन तक कवर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसका पार्ट 1 पहले देख लें। दिस इज़ द पार्ट 2 वीडियो ऑन द फोर्स एंड मोशन, हमारा जो चैप्टर है उसकी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। तो आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे करना है कैलकुलेट, आपको मैं सारी स्लोप्स बताऊंगी उसकी, और सारे एंगल और सारी आपको बताऊंगी कि एक्सेलरेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। आपने जो पहले से नोट्स बनाए हुए हैं, अगर तो आपने उसके अंदर पहले इस तरह से मेंशन की हुई हैं चीज़ें तो ठीक है। अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो आप साथ स्टिकी नोट्स लगा के अपनी चीज़ों को इन्हेंस करें, अपने नोट्स को जो है वो इंक्रीज़ करें, मतलब अपने नोट्स को अप टू डेट बनाएं, एडवांस बनाएं, ताकि आप जब बाद में रिवीजन करें तो आपके लिए आसानी होती जाए। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं जी। अपना स्लोप ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होती है वो गिव करती है हमें एवरेज जो हमारे पास होती है वेलोसिटी को। ठीक है जी, हमारे पास ये है जी एक ग्राफ जिसकी ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। अब हमने अगर स्लोप कैलकुलेट करनी है तो मैं आपको पहले भी जो हमारे ग्राफ्स वाली वीडियो है उसके अंदर बता चुकी हूँ कि जो स्लोप होती है वो इज इक्वल होती है वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो आपका वाई कंपोनेंट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्स कंपोनेंट इज टाइम, तो इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। यानी आपकी स्लोप जो है वो इस ग्राफ में वेलोसिटी के इक्वल होगी। ये बात आपको पता चल गई। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या शेप होगी तो क्या वेलोसिटी होगी, और क्या शेप होगी तो कैसी होगी। सबसे पहले जी आपके पास ये ग्राफ है जिसकी स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन होती है तो स्लोप आपके पास ज़ीरो होती है। ठीक है, आपके पास स्लोप ज़ीरो होती है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है इस ग्राफ के अंदर, आपके पास स्लोप ज़ीरो है, आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो है, आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो। आपके पास जब स्लोप ज़ीरो होगी, स्लोप कैसे ज़ीरो होगी, अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो हमारे पास स्लोप ज़ीरो है, ऑटोमेटिकली हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो है। जब हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है जी वेलोसिटी ओवर टाइम। जब हमारे पास ये ज़ीरो है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। तो आपने इससे याद रखना है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। फर्दर जी हम देखते हैं अपना जो सेकंड वाला ग्राफ है उसके अंदर आपकी स्लोप इस तरह से जा रही है, आपकी एक्सिस के अंदर से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिफॉर्म है एंड इंक्रीजिंग है। जब आपके पास इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है तो आपके पास स्लोप भी इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव में है। साथ ही साथ आपके पास अगर स्लोप यूनिफॉर्म और पॉजिटिव में है तो आपके पास वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप इज़ ऑल्सो वेलोसिटी। तो आपके पास जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी। तो जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ आता है, दैट इज़ आपके पास ये ग्राफ है और आपकी स्लोप इस तरह से जा रही है। ठीक है जी, इसके अंदर आपकी स्लोप इंक्रीजिंग है लेकिन आपकी स्लोप नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्लोप है। तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्लोप होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग आपकी वेलोसिटी होगी और आपकी पॉजिटिव होगी, और नॉन ज़ीरो होगी एक्सेलरेशन, क्योंकि आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब आपके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, और जब यूनिफॉर्म होंगी तब आपके पास एक्सेलरेशन वुड बी ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास जो अगला ग्राफ है वो देखिए जी, उसके अंदर आपकी स्लोप है इस तरह से। जब आपकी स्लोप इस तरह से है इसका मतलब भी ये है कि आपकी स्लोप इंक्रीज़ कर रही है एंड नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है। जब नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, आपका नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब हमें स्लोप नहीं पता क्या करिए। अब आपने स्लोप किस तरह से फाइंड करनी है, आपने इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, आपका ये वाला एंगल पहले था, दूसरा एंगल ये था, तीसरा एंगल ये था। आपका ऊपर जाते जाते एंगल जो है हमारे पास थीटा जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आपके पास थीटा डिक्रीज़ हो रहा है यानी आपके पास स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। तो आपकी इस ग्राफ के अंदर जो है हमारे पास स्लोप डिक्रीजिंग है, आपकी स्लोप डिक्रीजिंग है और नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव है। इसी तरह अगर आपकी स्लोप नॉन यूनिफॉर्म
पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है तो स्लोप इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी, तो वो भी सेम होगी, डिक्रीजिंग होगी, नॉन यूनिफॉर्म एंड पॉजिटिव होगी। और अगर आपके पास डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा और नॉन यूनिफॉर्म की वजह से एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ जाता है अगला वाला ग्राफ। तो अगला वाले ग्राफ के अंदर हमारे पास है जी आपके पास इस तरह, और आपकी स्लोप जो है वो इस तरह से जा रही है। तो यानी आपके पास जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ डिक्रीजिंग पर यूनिफॉर्म के अंदर। जब यूनिफॉर्म में डिक्रीजिंग हो रहा है तो आपके पास जो स्लोप होनी है वो नेगेटिव हो रही है, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है और यूनिफॉर्म डिक्रीज़ कर रहा है, और आपके पास वेलोसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म होगी और आपके पास नेगेटिव में आएगी। लेकिन अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होना, तो एक्सेलरेशन वुड बी ज़ीरो। अब अगला ग्राफ देखते हैं। अगले ग्राफ के अंदर आपके पास है स्लोप इस तरह से। अब इसके अंदर भी आपकी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है तो आपके पास अब हमने स्लोप को कैलकुलेट करना है। स्लोप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? अब स्लोप के कैलकुलेट करने के लिए आपने लगा लेनी है लाइंस। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, आपने लाइंस लगा लेनी है कि आपका थीटा क्या हो रहा है। आपका थीटा पहले ये है, फिर ये है, फिर आपका थीटा बढ़ता जा रहा है, यानी आपकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। आपका एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी स्लोप भी इंक्रीज़ हो रही है। तो आपकी इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म होगी लेकिन नेगेटिव होगी क्योंकि डाउनवर्ड है, और यही आपकी वेलोसिटी होगी। जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा और ये पॉजिटिव में होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाला ग्राफ है वो आपने देखना है। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास इस तरह से, और ये आपके पास है, इसके अंदर भी आपकी डिक्रीजिंग और नॉन यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है। साथ ही आपके पास स्लोप भी डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म है, नेगेटिव में है। आपकी वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म है, और नेगेटिव और नॉन ज़ीरो आपके पास जो है एक्सेलरेशन है। क्योंकि आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है वेलोसिटी तो आपका एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास सारे ग्राफ और इसकी स्लोप्स थी। मैंने आपको समझा दिया कि आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। आपके पास कोई भी ग्राफ आता है तो आपने उसको किस तरह से फर्दर कैलकुलेट करना है। तो आपने ये सारी बातों को याद रखना है अपने दिमाग के अंदर। दीज आर इम्पॉर्टेंट जी। आपके पास फर्दर ये क्वेश्चन है, इतना आपके पास विजिबल नहीं है लेकिन मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि क्या है। ये आपके पास इस तरह से है और ये एक ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपके पास टाइम है। टाइम हमारे पास जो है वो 10 सेकंड है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 20 है। उन्होंने कहा है एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है और स्लोप फाइंड करनी है नेक्स्ट वाले ग्राफ में, जिसमें एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक हो गया। स्लोप आपने किस तरह से फाइंड करनी है, अभी मैंने आपको बताया कि y ओवर x कंपोनेंट होता है। तो y हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, यानी स्लोप हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल है। तो हमने 20/10 लगा लेना है। टू हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आ गया आंसर। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर उसने कहा है कि आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप के लिए उसने हमें एंगल दिया हुआ है जी 30 डिग्री। स्लोप आपके पास क्या होती है? स्लोप आपके पास होती है जी इक्वल टैन थीटा के। टैन थीटा के इक्वल होती है स्लोप, और टैन थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री उसने दिया हुआ है। तो टैन आपके पास 30, तो टैन 30 आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/√3 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास स्लोप आ जाएगी। अब आपने ये जो एंगल्स होते हैं कि टैन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, तो ये सारे आपने याद रखने हैं। पहले मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो थी उसके अंदर ये आपको सारा जो टेबल था बनाना वो बता चुकी थी, और मैं आपको बता चुकी आपने किस तरह से इसको याद भी करना है। उसके बाद जी एक और MCQs आया हुआ है। उन्होंने हमारे पास एक स्लोप बनाई हुई है, ये मैं आपको कई बार समझा चुकी हुई हूँ, और आपने ये किस तरह से बनाना है ये देखें। ये इस तरह से आपके पास है, और ये आपके पास ये एक ग्राफ है। ठीक है, ये उस चीज़ का ग्राफ है जब हम बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड। जब हम बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो हमारे पास ऊपर एक पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है और बॉल कुछ सेकंड के लिए रुकती है। ऊपर जाते जाते हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, और नीचे आते आते हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक हो गया। तो ये बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम, यानी इन दो पॉइंट्स पे स्लोप मैक्सिमम होगी, और जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा इस पे स्लोप जो होगी वो आपकी मिनिमम होगी, और ये बॉल थ्रोन की होगी, यानी मिनिमम मीन्स 0 होगी। तो ये बातें आपने याद रखनी है। दीज आर सो इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपने स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी वेलोसिटी है, ये टाइम है, आपका ये ग्राफ है, और हमने एक्स वाई ओवर एक्स से आपने फाइंड करना होता है। तो वाई हमारे पास वी है ओवर टी है, तो वी ओवर टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपकी स्लोप जो होती है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ठीक है, और आपका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये आपका ग्राफ है, ये आपका वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इंटू टी कर देते हैं, तो ये आपके पास एरिया आता है। ठीक है, यानी आपके डिस्टेंस के इक्वल होता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताए हुए हैं। आपके पास ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है जी, आपके पास जो फर्स्ट ग्राफ है ये आपने देख लिया, इसके अंदर स्लोप यानी एक्सेलरेशन आपके पास 0 होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और आपके पास डेल्टा वी यानी एवरेज वेलोसिटी वो भी 0 होगी। देन आपके पास आ जाता है एक यूनिफॉर्म, हमारे पास जो कांस्टेंट ग्राफ है उसके अंदर आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, कांस्टेंट स्लोप होगी, और आपके पास इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या है, आपके पास इंक्रीज कर रहा है, आपके पास थीटा इंक्रीज कर रहा है, आपने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करके चेक करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा ही देती हूँ, ये देखें, ये आपका ग्राफ है, इस तरह से आपने परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है और आपने चेक करना है, पहले थीटा ये था, फिर ये है, आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है यानी आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है, आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है यानी आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, आपकी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, और आपका डेल्टा वी यानी आपका एवरेज जो हमारे पास वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट वाला जी देखें, हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है इस तरह से और ऐसे है। अब आपने देखना है अपना थीटा ड्रॉ करके, तो आपका थीटा जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है ऊपर जाते जाते, यानी आपकी स्लोप डिक्रीज़ होती जा रही है, आपकी स्लोप डिक्रीज़ हो रही है यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है, और आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है नॉन यूनिफॉर्म, और आपकी डेल्टा वी भी जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग है। उसके बाद अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर ग्राफ आ जाता है तो इसके अंदर हमारे पास इन्फिनिटी है स्लोप, तो यानी मैक्सिमम है, और आपके पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करिए वेलोसिटी, और डेल्टा वी भी आपके पास इंक्रीजिंग है। तो ये आपके पास था सारा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है एक और, ये ग्राफ मैंने आपको शो किया हुआ है, ये देखें जी, हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। उसी ग्राफ को ये जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसका, और ये वाला जो आपके पास शो किया हुआ है दैट इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऊपर जाते जाते आपका ये आएगा और नीचे आते आते आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा। एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव बोथ फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। अगर आप ब्रेक सप्लाई करते हैं तो तब आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है, तो आपकी ब्रेक सप्लाई ये आपकी डिक्रीजिंग करते करते यहाँ पर आके आपकी वो रुक जाएगी गाड़ी, यहाँ पे आपकी डिक्रीज़ करते करते आके रुक जाएगी, तो नो डायरेक्शन चेंज। ठीक है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं। तो ये हमारे पास ब्रेक्स जब अप्लाइड करते हैं तो तब इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये भी आपने याद रखना है। कई बार आपको ग्राफ देखे तो वो सिचुएशन पूछ लेते हैं, कई बार सिचुएशन दे के नीचे ग्राफ्स दिए होते हैं और आपसे ग्राफ पूछ लेते हैं, फिर आपको नहीं पता होता, फिर आपको नहीं आते। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे जी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस होना लाजमी है। आपके पास सारी क्वांटिटीज़ जो है वो मस्ट बी स्केलर, सारी क्वांटिटीज़ को स्केलर होना चाहिए। वी आई ऑलवेज पॉजिटिव, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए। लीनियर मोशन होना चाहिए एंड एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी और पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है अब अपवर्ड के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड के लिए क्या होगा। आपके पास ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई हैं। अब ये आपको सबको पता है, अब इनको हमने थोड़ा सा समझना है। अब आपके पास हमारे पास अगर ये बॉल जो है हमने थ्रो की है अपवर्ड, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको अपवर्ड थ्रो किया है, लेकिन उसका जो ग्रेविटी है यानी जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है, यानी माइनस जी है, यानी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, और हमारे पास
तो हमारे पास जो वी आई होगी, ठीक है, वी आई होगी तो वो हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी जी टी के, ठीक है। वी आई हमारे पास जी टी के इक्वल होनी है क्योंकि वी एफ ऊपर जाके एक पॉइंट पर ज़ीरो होनी है, तो वी एफ हमारे पास ज़ीरो कंसीडर होनी है इस पॉइंट पे, और वी आई जो है वो माइनस जी टी कंसीडर होनी है। जबकि हमने कोई बॉल अगर नीचे थ्रो की है, नीचे डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड आ रही है, तो जो ए होगा वो हमारे पास जी के इक्वल होगा क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो इसके अंदर हमारे पास वी एफ जो होगा वो हमारे पास जी टी के इक्वल होगा। तो ये दोनों बातें आपने, ये दोनों सिनेरियोज याद रखने हैं और फिर आपने इनको अप्लाई कर लेना है जी अपने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। आपने डाउनवर्ड अगर कंसीडर किया है या आपने अपवर्ड कंसीडर किया, अगर आपने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कंसीडर किया है तो आपके पास जी पॉजिटिव होगा, और अगर आपने अपवर्ड कंसीडर किया है तो जी नेगेटिव होगा क्योंकि जो हमारे पास ग्रेविटी होती है उसकी हमेशा डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है। तो जब हम अपवर्ड कंसीडर करेंगे तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। फर्दर हम देख लेते हैं जी, अगर हमने फ्री फॉलिंग बॉडी को देखना है, फ्री फॉलिंग बॉडी को आपने देखना है, फ्री फॉलिंग बॉडी के अंदर s इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर है, तो वी आई जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है, यानी s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी में डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर nth सेकेंड में वो आपको कहता है 10th सेकेंड के अंदर कितना हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ, तो आपने क्या करना है, जी की वैल्यू 10 लगानी है, डिवाइड बाई 2 करना है, आपने 2 × 10 करना है, आपने -1 कर देना है, ठीक हो गया। तो जब आपने 2 × 10 किया 20, 20 -1 किया 19, 19 × 10/2 आ जाएगा, 2 1 2 5 और 5 × 19 आपने कर लेना है। तो ये आपका आ जाएगा nth सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइम इंटरवल को आपका शो कर रहा होता है, ये आपने बात ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद ये वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर तो वो आपको कहता है कि अपवर्ड हमने किसी चीज़ को फेंका है, तो तब हमने जो वी एफ होगी वो ज़ीरो होगी, वी आई मैक्सिमम होगी, और इसके अंदर जो जी की वैल्यू होगी वो -g होगी, ठीक है, इसके अंदर -g होगी। जबकि अगर वो डाउनवर्ड गिरता है तो तब हमारे पास वी आई पॉजिटिव होगा, वी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर हमारे पास वी आई पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर से ड्रॉप की है तो उसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आपकी वेलोसिटी अगर वी एफ दी हुई है तो आपने वी एफ इज इक्वल टू जी टी से कैलकुलेट करनी है, और अगर आपको डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है तो आपने वी एफ स्क्वायर टू जी टी जी एस से आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी ऑफ थ्रोन ऑब्जेक्ट, यानी ये वो ऑब्जेक्ट थी जो ऊपर से नीचे आ रही, ये वो ऑब्जेक्ट है जो नीचे से ऊपर जा रही, थ्रोन ऑब्जेक्ट, तो थ्रोन ऑब्जेक्ट के अंदर आपने वी एफ कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है जी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2GS के फॉर्मूला से। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने इसको ज़रूर अपने क्वेश्चन के साथ लिख लेना है डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ये देख लें जी। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड सच दैट मूविंग अपवर्ड इट एक्सेलरेशन इज 9.8 ms-2 and on coming back -8 ms-2, ठीक है। व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड ए डैश, तो इन दोनों के दरम्यान में एंगल क्या होगा, तो एंगल वुड बी ज़ीरो। तो ये बातें आपने याद रखनी है क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो इनके अंदर हमेशा एंगल जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर हमने ऊपर फेंक किया तब भी वो डाउनवर्ड ही एक्ट करनी है, और अगर हमने नीचे बॉल नीचे से ऊपर फेंक किया तो तब भी डाउनवर्ड ही एक्ट करना है। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन डैश के अंदर हमेशा एंगल ज़ीरो रहेगा। अगला एमसीक्यूज देखें जी। एन ऑब्जेक्ट is allowed to fall freely under action of gravity, what will be the ratio of the distances covered by it in 1 second, 2 second, 3 seconds respectively। तो इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा लेना है s इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर। तो आपको टाइम दिया हुआ है, आपने उनका निकाल लेना है। 5 आ गया, 20 और 45, उसकी रेशियो निकाल ली, 5, 20 और 45, 1, 4 और 9, और 1, 4 और 9 आपने लगा दिया अपना आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल अंडर action of gravity, what will be the ratio of the distances covered by it in first second, second second and third second। तो अब वो आपको कह रहा है कि nth सेकेंड के अंदर कितनी होगी, तो तब आपने फॉर्मूला लगाना है।
फर्स्ट सेकंड के अंदर कितनी, सेकंड के अंदर कितनी और थर्ड के अंदर कितनी, यानी आपने फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस करना है। जैसे आपके पास पहले आया था 20, तो 20 में से आपने 5 को माइनस करके 15 लिखा और 45 में से आपने बाकी 20 को माइनस करके 25 लिखा और अब इसको ही रेशो निकाली तो 1, 3 एंड 5 आपके पास आंसर आ गया। तो ये बातें आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। फोर्स वाला देख लें जी, फोर्स टू प्रोड्यूस और स्टॉप मोशन, तो बॉडी एट रेस्ट होगी, तो अगर हम उसको फोर्स पीछे से अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। अगर बॉडी इन मोशन है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डिफरेंट है हमारे पास। अगर उसकी डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी बॉडी आगे जा रही थी और हमने उसको आगे ही फोर्स लगाई है, तो अब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन अगर हमारी बॉडी आगे जा रही थी और हमने उसको पीछे फोर्स लगा दी है, तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट वुड बी डिक्रीजिंग, आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और वर्क डन भी नेगेटिव होगा। अब आपके पास एक बॉडी जा रही थी, अब उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया है तो वो रोटेट करने लग जाएगी, यानी वो सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाएगी। अगर आपकी बॉडी ऐसे पड़ी जा रही थी और हमने उस पर किसी भी एंगल पर फोर्स लगा दी है, तो अब वो हेलिकल पाथ में आ जाएगी या एलिप्टिकल पाथ में आ जाएगी और एंगल जो है आपका मोर देन आपका 0 होना चाहिए और लेस देन आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपने याद रखनी है। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी इनर्शिया को। इनर्शिया इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट चेंज, कोई भी चेंज उसके अंदर आ रहा और उसको रेजिस्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया। तो ये यूनिटलेस है, ये मास इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया, ठीक है, मास इज इक्वल टू द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ है, ठीक है। तो ये हम जल्दी से लॉज को पढ़ लेते हैं। आपके पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg/(-1) एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन क्या है, तो ओनली एप्लीकेबल टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्लो मूविंग बॉडीज़ के ऊपर ये अप्लाई होता है। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, एक्सप्लेन्स करता है, हमारे पास डिफाइन करता है फोर्स को, हमारे पास क्या करता है, एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ द फोर्स, क्वालिटी ऑफ द फोर्स को डिफाइन करता है। बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट और मूविंग बॉडी विल रिमेन इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कंटिन्यू टू डू सो अनलेस सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती तो वो उसके अंदर ही कंटिन्यू रखता है अपने मोशन को, या वो स्टैटिक ही रहता है, वो मूव नहीं करता। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्वालिटी ऑफ फोर्स को करता है डिफाइन हमारे पास। और अर्थ्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल, जिसके अंदर एक्सेलरेशन वुड बी 0। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस होना ज़रूरी है फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ का देखें हम, सेकेंड लॉ जो है वो कैलकुलेट करता है हमारे पास फोर्स को और मेजर करता है हमारे पास फोर्स को। ये डिफाइंस करता है एक्सेलरेशन को, ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ फोर्स एंड सेकेंड लॉ डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ द फोर्स। एक्सेलरेशन वेरीज डायरेक्टली विद फोर्स एंड इनवर्सली विद द मास ऑफ द बॉडी। F इज इक्वल टू ma और F का फॉर्मूला डेल्टा P ओवर डेल्टा T भी होता है, यानी मोमेंटम ओवर टाइम। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, अगर हमारे पास m कांस्टेंट है तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और अगर हमारे पास f कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो ये आपको डिफरेंट सिनेरियो देके कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी रेशो पूछ लेते हैं, तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अंदर क्या है, हमारे पास एक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमने नेगेटिव का साइन लगाया है। स्विमिंग के अंदर होती है हमारे पास, वॉकिंग के अंदर हम एयर को लगा रहे होते हैं, स्विमिंग के अंदर हम वाटर में फोर्स लगा रहे होते हैं और वाटर ऑटोमेटिकली हमारे पर फोर्स लगाता है और हम स्विम करते हैं। इसी तरह जब हम चल रहे होते हैं तो एयर जो है वो हमारे पर, हम एयर पर फोर्स लगा रहे हैं चलने के लिए और एयर हमारे पास फोर्स लगा रही है, पुश कर रही है, और जिससे हम आगे की तरफ मूव करते हैं। बॉडी फोर्सेस कांट एक्ट ऑन सेम बॉडी, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस है, एक्शन और रिएक्शन, ये एक बॉडी पे नहीं होनी चाहिए, ये डिफरेंट बॉडी पे होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आता है कई बार। उसके बाद हमारे पास है जी अदर डोंट केयर ईच अदर, ठीक है, हमारे पास
जो फोर्स एक्ट हो रही है वो दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होनी चाहिए। ऑल फोर्सेस इन नेचर अकर इन पेयर्स, तो हमारे पास नेचर के अंदर जितनी भी फोर्सेस है सारी की सारी पेयर के अंदर एक्ट करती हैं। तो ये आपने याद रखना है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है जी, ये था मेरी तरफ से आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।